दोस्तों अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा 29 अगस्त को जो हमारे देश में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये दिए गए। इसमें जो पुरस्कार की राशि थी उसको बढ़ा दी गई है। और ये जो पुरस्कार है हमारे देश के जो प्रतिष्ठित प्लेयर्स होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। तो इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आप लोगों को आज शेयर करूंगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आप लोगों को 31 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको बताऊंगी, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको भी डिस्कस करूंगी। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है प्लेयर्स के बारे में ही। तो दोस्तों T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट तो है जेम्स एंडरसन। और अभी हाल ही में हमने पढ़ा था, अगर आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे तो इन्होंने अभी 600 विकेट लेने वाले पहले प्लेयर्स बन गए थे। और सेकंड है महेंद्र सिंह धोनी। अभी हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, ड्वेन ब्रावो। तो दोस्तों 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। और ये जो है एक वेस्ट इंडीज के शानदार प्लेयर हैं, और इनके ऊपर एक गाना भी बना था, आप लोग जानते ही होंगे, डीजे ब्रावो, ऐसा कुछ बोल था इसका। और अभी ब्रावो ने रहकेम कार्नवाल इनका विकेट लेकर अपना 500वां विकेट पूरा किया है। और इसी के साथ जो श्रीलंका के एक प्लेयर हैं लसिथ मलिंगा, वे 339 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों आप लोगों के सामने है 4 ऑप्शन, और इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। गोवा जो कि साउथ का एक छोटा सा स्टेट है, यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। और अभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको कि आप लोग IFFI के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये एक प्रकार का हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल इसको कहा जा रहा है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा। क्योंकि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, इसलिए अभी सारे चीज़ तो डिजिटल ही हो रहे हैं। जितने बैठक भी होते हैं वो भी वर्चुअली ही होते हैं। और दोस्तों ये जो IFFI जो है, इसकी जो स्थापना की गई थी 1952 में की गई थी। दोस्तों बात करें अगर गोवा के बारे में, तो इसकी जो राजधानी है वो है पणजी। और इसके जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और इसके जो CM हैं प्रमोद सावंत। तो दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक अभियान शुरू किया था, आप लोग को याद होगा, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। और मुंबई की जो एक यूनिवर्सिटी थी, इंस्टीट्यूट था, आर्मी इंस्टीट्यूट, इसको खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया था। और जो फोर्थ ऑप्शन है गुजरात, यहाँ एक अहमदाबाद रेलवे डिवीजन है जिसने कि अभी हाल ही में और बैग सैनिटाइजेशन ही मशीन वहां स्थापित की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि जो है वो बढ़ा दी गई है? वीडियो के फर्स्ट में ही मैंने आप लोगों से इस बारे में जिक्र किया था कि इसमें जो है पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है। तो इसमें जो राशि बढ़ाई गई है, इन चारों ही अवार्ड में बढ़ाई गई है। तो दोस्तों ये जो राशि बढ़ाई गई है, पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसमें पहले 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, पर अब इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। सेकंड जो है अर्जुन पुरस्कार, इसमें पहले 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी, और अब इसकी राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है।
और थर्ड है द्रोणाचार्य पुरस्कार। पहले इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी और अब 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों में पहले 5 लाख मिलता था, तो अब 15 लाख कर दिया गया है। और लास्ट है ध्यानचंद अवार्ड। तो इसमें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, तो अब इसमें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये अब स्टैटिक जीके बन गया है, जो अवार्ड की राशि बढ़ा दी गई है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे देश में मनाया गया, इस दिन जो है हमारे देश के एक मशहूर हॉकी प्लेयर रहे मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है इसे। और हमारे देश के जो खेल मंत्री हैं, आप लोगों को बताना है कौन है। जो मिनिस्टर्स हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिएगा कौन है वे। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें एक योजना के बारे में बात की जा रही है कि कौन से स्टेट ने वेदाद्री लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की। तो दोस्तों आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं और इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। तो ये जो परियोजना है अभी छोटे स्तर पर की जा रही है, और आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने ये अनाउंस किया कि लगभग 18 महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा। और इस अभियान का फायदा क्या होगा, तो इससे किसानों को जो है सिंचाई में एक अच्छी सुविधा मिलेगी। और बेसिकली इस अभियान के तहत एग्रीकल्चर पर ही फोकस किया जा रहा है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई स्टेट का नाम आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसके गवर्नर या सीएम कौन है, तो इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इराडा अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया था। तो दोस्तों यहाँ भी एक अभियान के बारे में बात किया जा रहा है, और ये जो अभियान इसको शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक राज्य हुआ करता था, जिसको कि बाद में केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, धारा 370 के तहत और आर्टिकल 35A। तो इन दोनों को ही हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और जम्मू कश्मीर में एक उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हुए, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी हाल ही में इनको रिप्लेस किया गया, मनोज सिन्हा, इनको मनोज सिन्हा को रखा गया इनके स्थान पर। तो दोस्तों इस अभियान के बारे में बात करें तो इस अभियान को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शुरू किया गया था। और इसका क्या फायदा होगा, तो इसका ये फायदा होगा कि सरकार की जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, इसमें से इसका लाभ उठाने से बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर सरकार ये चाहती है कि इससे हम उन लोगों को भी कवर करें, ताकि सभी लोग सरकार की योजना का लाभ उठा सके। तो ये थी इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बीसीसीआई ने किसे आईपीएल का आधिकारिक पार्टनर बनाया है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं ये सभी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, और अभी बीसीसीआई ने जिसे अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है वो है अनअकैडमी। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि अनअकैडमी एक यूट्यूब चैनल से स्टार्ट हुआ था, शुरू में एक एजुकेशनल चैनल है। पर्सनली मैं इसको काफ़ी दिन तक फॉलो करती रही हूँ, काफ़ी अच्छे कंटेंट इसमें मिल जाते हैं, वहाँ अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो अभी हमारी सरकार द्वारा या बीसीसीआई कह ले, जो भी हमारे देश ने इस तरह से एक छोटे स्तर के जो स्टार्टअप समझ लीजिए इसे ही, इसको प्रमोट करने के लिए जो ये कदम उठाया है, काफ़ी अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। और इसे लगभग 2022 तक के लिए आधिकारिक पार्टनर बनाया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि बीसीसीआई ने
आईपीएल को यूएई में करने की घोषणा की है और इसे लगभग सितंबर से नवंबर के बीच ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। दोस्तों, बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और इसके जो अध्यक्ष हैं वे हैं सौरभ गांगुली, जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। और इसके जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हीं के पुत्र हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि बीसीसीआई ने अभी किसे अपना स्पॉन्सरशिप दिया है, तो वो है ड्रीम 11, और अभी हाल ही में वीवो को हटा दिया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बिग बाजार फ्यूचर समूह को किसने खरीदा? तो दोस्तों, बिग बाजार जो है एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म ही है, आप लोगों में से सभी को इससे परिचित है। तो इसे खरीदा गया है रिलायंस कंपनी के द्वारा, जो कि भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे देश की, यूँ कहें तो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी। और इसके जो मालिक हैं वे हैं मुकेश अंबानी। बात करें उनकी संपत्ति के बारे में, तो 31 मार्च 2020 तक उनकी कुल संपत्ति थी 48 अरब डॉलर। और अभी हाल ही में इनकी कंपनी जो है फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में कुछ रैंक ऊपर चढ़ गई है और टॉप 100 में स्थान पा लिया है इन्होंने। और इनकी जो रैंक आई थी वो थी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों, ये अवार्ड जो दिया गया है, एक पर्सन है कृष्ण प्रेम नारायण। तो 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये कृष्ण प्रेम नारायण को दिया गया। 9th क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें बात किया जा रहा है मानद उपाधियों के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका में किस भारतवंशी को 3 मानद उपाधियों से नवाजा गया? तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है और इसका जो सही आंसर है वो है जुलू राजकुमार। तो इन्हें ये उपाधि क्यों दी गई? तो इन्हें ये उपाधि उनके परोपकार कार्य के लिए दिया गया है। और एक लॉस एंजलिस डेवलपमेंट है वहाँ, उनकी ओर से मानवतावाद में इनको मानद डिग्री दी गई। सेकंड, ईसाई धार्मिक अध्ययन में इनको स्नातकोत्तर की डिग्री दी गई। और मानवतावाद और सामुदायिक विकास में इनको प्रोफेसर की डिग्री दी गई। तो ये थी इनकी तीनों मानद उपाधियां। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी 78। तो उड़ान स्कीम जो है इसको हमारे देश में 2016 में हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस उड़ान स्कीम यानी कि कहा गया उड़े देश का आम नागरिक। तो ये एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकास योजना है जिसको कि शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत हमारी सरकार का लक्ष्य ये है कि इससे हम दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों तक संपर्क बना सके। और इसमें मुख्य रूप से जो पर्वतीय राज्य हैं और जो आइलैंड है वहां तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर इसमें फोकस किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से शेयर किए, अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट होता है या आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट और रिसेंट न्यूज़ में जो भी करंट अफेयर्स अवेलेबल होंगे, न्यूज़ में रहेंगे, उन सभी को मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।